हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में। जी हाँ, आज हम फिर से आपसे जुड़े हैं एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ में। इसलिए आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस क्लास को सभी लोगों तक शेयर करें। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों तक हमारी क्लास को पहुँचाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर डायबिटीज़ मेलाइटिस पे क्लास लाइए। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से आज हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, और इसी तरह आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए। हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज कराते रहेंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि आमतौर पर यह डिजीज़ अब हर फैमिली, परिवार, गांव, शहर हर जगह पाई जाती है। एक्चुअल में डायबिटीज़ मेलाइटिस है क्या, इसके क्या साइन सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, क्या इसके डायग्नोसिस है, इन सब पे हम आज डिस्क्रिप्शन बात करेंगे और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। डायबिटीज़ मेलाइटिस कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ए क्रोनिक डिजीज़। यस, कि डायबिटीज़ मेलाइटिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि किसी को शाम को डायबिटीज़ नहीं था और जब मॉर्निंग में सुबह उठा तो उसको डायबिटीज़ हो गया। क्योंकि यह एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे 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 करके समय लगता है इसमें, इसलिए इसको क्रोनिक डिजीज़ बोला गया है। कि एक डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो एक एक्यूट डिजीज़ नहीं है, क्रोनिक डिजीज़ है। तो इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड बिकॉज पैनक्रियाज डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इसमें बताया है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों होता है कि ग्लूकोज, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने का कारण होता है कि या तो पैनक्रियाज अपना कार्य प्रॉपरली नहीं कर रहा होता है, इस कारण से ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, और उस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को ही हम बॉडी में एक डिजीज़ का नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको आम भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। ओके, अब पैनक्रियाज से कैसे वर्क करता है, नहीं करता है, क्या होता है इसमें, कैसी क्या इसकी प्रोसेस है। पैनक्रियाज के बारे में इससे पहले आपको एक क्लास दी गई है, जस्ट इससे पहले एक क्लास आपको दी गई है पैनक्रियाज से रिलेटेड, छोटी सी क्लास है। आप डायबिटीज़ मेलाइटिस को पढ़ने से पहले एक बार वो क्लास देखें, ताकि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस अच्छे से समझ में आए। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब पैनक्रियाज अपना कार्य प्रॉपरली नहीं करता है तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को हम एक डिजीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ओके, अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, कि कितने प्रकार की डायबिटीज़ मेलाइटिस होते हैं। तो कॉमनली 3 टाइप्स के डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को मिलते हैं, जिनमें टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है और गेस्टेशनल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें है कि द इम्यून सिस्टम अटैक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल देन रिजल्टिंग पैनक्रियाज नॉट मेड इंसुलिन, इट इज़ यूजुअली फाउंड इन चिल्ड्रंस। इसका कहने का मतलब है कि जब इंसुलिन होता है वो प्रोड्यूस, जब पैनक्रियाज में कुछ दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर हो सकता है कि जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना बन नहीं रहा इंसुलिन, तो इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, जैसे कि हमने बताया था कि बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। बीटा सेल से जब इंसुलिन सिक्रेट होता है तो इंसुलिन जब कोई पेनक्रियाज में कोई किसी वजह से वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, हो सकता है बीटा सेल्स ख़राब हो गई है, या हो सकता है कि पेनक्रियाटिक ट्रोमा हो गया हो, कोई चीज़ को इंजरी हो गई हो पेनक्रियाज को, या हो सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस हो गया हो जिसकी वजह से बीटा सेल्स ख़राब हो गई हो, इसकी वजह से वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है। और वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है, या हो सकता है कि जितना सीक्रेशन उसको इंसुलिन की ज़रूरत है उतना सीक्रेशन नहीं कर पा रही है, कि अमाउंट का फिलअप नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है,
और उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, और यह मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो बच्चों में पाया जाता है, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, IDDM भी बोलते हैं। ओके, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, तो ये हो गया टाइप 1 का। अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में ये हो गया कि दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस सेल डज नॉट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन, दे हैव इंसुलिन रेसिस्टेंट। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस मेनली फाउंड इन एडल्ट। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का कहने का मतलब है कि इसमें इंसुलिन तो बनता है, कि इस प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन तो बनता है, बट क्या होता है कि इंसुलिन है वो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स पे जाके या तो वहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर जो इंसुलिन है वो रेसिस्ट हो गया हो, ठीक है। इन दो कारण की वजह से वहाँ पे जो डिजीज की कंडीशन वो बन रही है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, कि इंसुलिन तो बन रहा है पर इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन या तो रेसिस्ट हो गया है, या उनके जो रिसेप्टर्स है उस रिसेप्टर पे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है। और ये मोस्ट कॉमनली टाइप 1 और टाइप 2 में, जो टाइप 2 है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस लोगों में पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये मोस्टली एडल्ट में पाया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो इसको बोलते हैं नॉन NDDM। ओके, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके, बात हो गई, समझ में आया कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है कि इसमें इंसुलिन ही नहीं बनता, या फिर इंसुलिन बनता है तो इतना नहीं बनता कि वो उस ग्लूकोज पे कंट्रोल कर सके। इस वजह से जो डिजीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, और जो बच्चों में पाई जाती है मोस्टली। दूसरी बात है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें इंसुलिन तो बनता है, ठीक है, बट क्या होता है कि वो इंसुलिन या तो रेसिस्ट हो जाता है, या फिर वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और जो फर्स्ट होता है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो एडल्ट में होता है, और टाइप 1 होता है वो बच्चों में होता है। अब बात करते हैं थर्ड, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो दिस इज टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस डेवलप इन सम पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब कोई मदर है वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 28 वीक, ओके, 28 वीक के आसपास जब उस पेशेंट का हम ग्लूकोज वगैरह चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, RBS चेक करते हैं, तो जब उसमें देखते हैं कि उसमें पहले से कोई वो नहीं था, शुगर बढ़ी हुई नहीं थी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ नहीं था, कभी भी उसको ब्लड ग्लूकोज उसका बढ़ा हुआ नहीं था, बट उसको जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद उसका जो बढ़ाव आया है, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आया है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उसको शुगर होती है तो उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये मोस्टली गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होती है, ये आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में रिजोल्व हो जाती है, सम केसेस रहता है, बाकी ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है वो प्रेगनेंसी में रहता है, उसके बाद ये रिजोल्व हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, DM। तो सिम्टम्स की बात करेंगे कि अगर किसी को शुगर हो गई या डायबिटीज़ हो गई तो उसके कौन कौन से सिम्टम होंगे, जो हमें ये बताएंगे कि इस पेशेंट में शुगर है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन,
उस पर्सन को बार बार पेशाब लगेगा, यूरिन पास आउट होगा, वो दिन में कम से कम 10 बार 20 बार ऐसा यूरिन करने जाएगा। ओके, उसको बार बार यूरिनेशन होगा, तो उसको बोलते हैं पोलीयूरिया। पोली मीन्स ज़्यादा, यूरिया यूरिया एक तरह से यूरिन पेशाब, ठीक है। तो उसको यूरिन होगा, वो ज़्यादा टाइम होगा एक नॉर्मल पर्सन से। उसके बाद बात करते हैं पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया, पोली मीन्स ज़्यादा, डिप्सिया मतलब थ्रस्ट, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, उसका गला बार बार सूखेगा, मुंह सूखता रहेगा, ये भी एक सिम्टम्स है। फिर है पोलीफेजिया, इंक्रीज हंगर। पोली में ज़्यादा, फेजिया मतलब भूख, उसको ज़्यादा भूख लगेगी, उसको बार बार खाने की अर्ज होगी, ठीक है। तो इसमें तीनों में पी पोली यूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, तो इनको 3P सिम्टम भी बोलते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस में 3P सिम्टम कौन से होते हैं। तो 3P में होंगे पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। इसी तरह से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस बना देंगे जिसमें तीनों ये सिम्टम्स दे देंगे, एक अदर कोई ऐसा भी बना देंगे कुछ भी पोली के नाम से, फिर पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जो डायबिटीज मेलाइटिस का सिम्टम 3P का सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों को याद करना कंपलसरी है कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। अब बात करते हैं अगला, ब्लर विजन। उसको साफ दिखना नहीं है, उसको मतलब धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसका जो वेट है वो एकदम से अचानक से घटना स्टार्ट हो जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो कब 70 किलो का था, कब कम हो गया 50-60, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आएगा किस कारण से, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लगा। हाथ पैरों में नमनेस और टिंगलिंग, नमनेस मतलब झुंझुनाहट साइड जैसी रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन रहेंगे। स्लो हीलिंग वुंड, अगर उसको किसी भी प्रकार का ट्रॉमा या इंजरी हो गई तो वहाँ पे उसका जो वुंड हीलिंग है, प्रोसेस है, वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो जो सेल होती है वहाँ पे रिपेयर होने में समय लेती है, तो वुंड हीलिंग है वो एकदम स्लो हो जाएगा। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से पेशेंट में बार बार इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे। फटीग एंड वीकनेस, और जब ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो पेशेंट में एकदम वीकनेस, कमजोरी और थकान रहेगी। अब नीचे एक नोट लगा के कुछ लिखा है कि पेशेंट हैव टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ओवर ए फ्यू वीक एंड मंथ हैव डेवलप एडिशनल सिम्टम दैट आर साइन ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड द डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इज रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या बताया कि मैंने बताया कि 3 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। तो जो टाइप 1 है जो बच्चों में पाया जाता है, इसको बताया कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होता है, अगर कुछ वीक कुछ मंथ बाद में ये एडिशनल सिम्टम के साथ में, जो जितने सिम्टम बताए हैं उस सिम्टम्स के साथ में और भी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन रूप ले लेता है। और जब वो कॉम्प्लिकेशन रूप ले लेता है, उसी कॉम्प्लिकेशन को ही हम डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कहते हैं। और जब कंडीशन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की आ जाती है, तब पेशेंट की कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कंपलसरी होता है। अगर उस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। ओके, अब बात करते हैं कि अदर सिम्टम्स, जैसे डायबिटीज कीटोएसिडोसिस मान लीजिए उसको हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए उसको, और जाके एक सिंड्रोम हो गया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स और ऐड हो जाएंगे। उस पेशेंट को वोमिटिंग हो जाएगी, स्टोमक पेन होंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होगी फ्रूटी स्मेल ब्रीथ, उसके माउथ से फ्रूटी स्मेल ब्रीथ आने लगेगी। ये मेन सिम्टम्स होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, जो काफ़ी टाइम बाद एग्जाम में भी पूछा गया है कि फ्रूटी स्मेल ब्रीथ कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, तो वो मिलती है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर, उसका RBS चेक करवाते हैं, ठीक है।
उसका मतलब आरबीएस चेक करवाएंगे, साथ में उसकी जो शुगर है उसकी मॉनिटरिंग करवाते रहेंगे हर 2-2 घंटे पे कि उसका दिन भर में ब्लड शुगर लेवल कहाँ तक जाता है, कितना जाता है। पोस्ट पेरेंडियल भी चेक करवाएंगे कि खाना खाने के बाद में कितना लेवल तक जाता है। HbA1c टेस्ट, HbA1c टेस्ट होता है जो कि लास्ट 3 मंथ है उनका एक एवरेज बताता है कि उस पेशेंट का शुगर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यदि किसी पेशेंट का HbA1c करवाएंगे तो एक रेंज आती है कि 4.5 है, 5 है, 6.5 है, तो उसमें एक रेंज होती है। उस रेंज में बताया जाता है कि उस पेशेंट को पिछले लास्ट 3 मंथ में पेशेंट को ब्लड शुगर थी या नहीं थी, तो HbA1c टेस्ट करवाया जाता है। अब है कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये तो टाइप 1 के है कि उससे क्या होगा कि उस पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। अगर पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है और उसको ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके ये एक सीवियर अपना रूप ले लेती है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। दूसरा लिखा है कि सीवियर लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया, व्हेन ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप बिलो 40 mg/dl इट रिक्वायर ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी। एक ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि पेशेंट कि कई बार शुगर बढ़े ही बढ़े। एक कॉम्प्लिकेशंस है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर लेवल कम हो गया, तो वो पेशेंट के लिए भी जानलेवा हो सकती है। बढ़ी हुई शुगर ही पेशेंट को जानलेवा नहीं होती, घटी हुई शुगर, नॉर्मल रेंज से कम अगर शुगर है तो इसमें बताया कि अगर पेशेंट का हमने शुगर चेक किया और उसका लेस देन 40 आया तो वो एक कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए, वरना पेशेंट की कभी भी पेशेंट एक्सपायर्ड हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत उसको ग्लूकोज देना चाहिए। आपके पास में अगर हॉस्पिटल में है तो उसको D25 है, D10 है, ये IV फ्लूइड देना चाहिए। और अगर घर पे है तो उस पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया का केस है तो उसमें उसको पेशेंट को कुछ खाने को मीठा देना चाहिए। कुछ अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको चीनी का पानी, कुछ ऐसी चीज़ें पिलाना चाहिए, या कुछ मीठी टेबलेट, गोली वगैरह, चॉकलेट वगैरह ऐसा देना चाहिए ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ सके। ये ट्रीटमेंट होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस में? इसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर लेवल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का भी एक दिक्कत कर सकता है। क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो आगे जाके कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये सब जो लिपिड्स लेवल है ये सब बढ़ने की वजह से होगा। और जो कॉम्प्लिकेशंस है आगे जाके जब ब्लड शुगर होता है कि एक लंबे टाइम से ब्लड उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है और मरीज़ को बताया भी गया, बट उसके बावजूद भी वो कॉम्प्लिकेटेड है और पेशेंट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो उस पर ना ब्लड शुगर को मेंटेन कर रहा है, ना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है, ना कोई मेडिकेशन खा रहा है, उस कंडीशंस में क्या होता है कि ये आगे जाके सीवियर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जैसे न्यूरोपैथी। बढ़ी हुई शुगर नर्व डैमेज भी करने लगती है। और अभी मैंने बताया था एक कि ब्लर विजन होने लगता है, उसका रीज़न रहता है कि रेटिनोपैथी। जो रेटिना होता है उसका जो रेटिना को है ये उस पर आके डिपॉजिट होने लगता है। बढ़ी हुई शुगर लेवल, उसमें कोलेस्ट्रॉल है टाइप का, रेटिना के आगे आगे एकदम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे रेटिनोपैथी हो जाता है। और ये एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाता है जब पेशेंट को ब्लाइंडनेस की कंडीशन में ला देता है, बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। एक अच्छा खासा पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से ब्लाइंड हो सकता है। नर्वोपैथी, न्यूरोपैथी हो सकता है, नेफ्रोपैथी, उसकी किडनी फेलियर हो सकती है। ठीक है, फिर है डायबिटिक फुट। आपने देखा होगा कई बार पेशेंट को शुगर होता है, उसके पेशेंट में जो पैर होते हैं वहाँ पे डायबिटीज़ होने लगती है। उसने
पहले ट्रीट नहीं करवाया था, उसकी वजह से उसका कई बार देखो एम्पुटेशन तक करना पड़ जाता है। उसका डायबिटिक फुट होता है, वहाँ पे वुंड जो धीरे धीरे जाके उसके डैमेज सेल्स को डैमेज करता है, नेक्रोसिस करने लगता है, और पैर पे एक जगह एम्पुटेशन होने के बावजूद भी फिर से दोबारा ऐसे कई बार एम्पुटेशन तक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कि डायबिटीज मेलाइटस होने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, कि किस कारण से डायबिटीज़ बढ़ सकती है। तो पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है कि हो सकता है उनके मदर, फादर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, किसी में भी पुराने में सब लोगों में डायबिटीज़ था, तो उस कारण से भी ब्लड शुगर बढ़ा हो। ओबेसिटी मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ओबेसिटी पर्सन्स में डायबिटीज़ मेलाइटस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, लिपिड लेवल बढ़ा रहता है, तो उन पर्सन्स में, ओबेसिटी पर्सन्स में डायबिटीज़ शुगर लेवल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है डायबिटीज़ होने का। फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि पहले किसी को फैमिली में हो रखा हो तो आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज़ होना आम चीज़ है, ठीक है। ट्रोमा जैसे बताया था कि पेनक्रियाज में कोई ट्रोमा हो गया किसी का, तो पेनक्रियाटिक सेल है वो डैमेज हो गई। अब वो डैमेज होने की वजह से मान लीजिए बीटा सेल डैमेज हो गई, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट बैठा है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल ग्लूकोज बढ़ता रहेगा और इंसुलिन बीटा सेल्स है वो इतना वर्क करती नहीं है। जब तक फिजिकल एक्टिविटी पर्सन्स नहीं होगा तो उन लोगों में शुगर और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। पैनक्रियाटाइटिस, अगर पैनक्रियाज में किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन हो गई और पैनक्रियाज की जो सेल्स है, अब वो अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों सेल्स में से कोई भी सेल्स डैमेज हो गई, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस, जिसमें हो सकता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन तो प्रोडक्शन कर रही है, बट ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से उसी इंसुलिन को वहाँ पे रेसिस्ट हो रही है, या कोई भी रीजंस हो सकता है। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि किस तरह से इंसुलिन होता है। तो क्या होता है कि पहले इंसुलिन है, रीज़न हो सकता है कि ये इंसुलिन रेसिस्ट हो गया हो, रीज़न हो सकता है कि इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो रही हो पहले से, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, जब सेल में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जब इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज तो बढ़ेगा, तो सेल में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो वो कंडीशन पहुंच जाएगी हाइपरग्लाइसीमिया में। और जब ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स होता है सीमिया, जिसके आगे MIA है, इसका मतलब ब्लड में है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, और लास्ट में मिया मतलब ब्लड में, कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आएगी। और वही ग्लूकोज फिर जब घूमते हुए किडनी तक पहुंचेगी, तो किडनी जब फिल्ट्रेशन करेगी तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में इतना फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी किडनी, और किडनी एक समय तक फिल्टर करेगी, फिर उसके बाद में किडनी में भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, और किडनी में यूरिन के साथ में ग्लूकोज आने लगेगा, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। तो यूरिन में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी कारण से पेशेंट में फिर आगे चल के क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और जब बार बार ग्लूकोज यूरिन के थ्रू आ रहा है, तो उस कंडीशन में पॉलीयूरिया होगी, पेशेंट को बार बार यूरिन भी पास आउट करना पड़ेगा, और जब यूरिन बार बार पास आउट करेगा तो फ्लूइड तो बॉडी से बाहर निकल ही रहा है, उसकी वजह से पेशेंट में होगा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगा तो फ्लूइड की कमी आएगी शरीर में। अब डिहाइड्रेट होगा, फ्लूइड शरीर से निकलेगा, तो सीधी सी बात है आदमी को बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया, उसको थ्रस्ट लगेगी, गला सूखेगा उसको, तो मैंने बताया ना पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। और जब इस कंडीशन में आएगी पॉलीडिप्सिया कंडीशन, कि उसको इंक्रीज है, थ्रस्ट है वो बढ़ जाएगी। और जब उसको खाना, उस टाइम पानी या खाना नहीं मिलेगा, अब बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, तो कहीं से नहीं मिलेगी, तो लास्ट में तो वो फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है, कि उसके बाद जो रिजर्वेशन होता है ग्लूकोज का, वो फैट के पास रखा हुआ रहता है, तो फैट का ब्रेक डाउन करेगी, और फैट का ब्रेक डाउन तोड़ेगी। जब ज़्यादा फैट उठेगा
तो एसिड कीटोन बनेगा, और कीटोन एसिड का काम करता है, और वो कंडीशन जाके एसिडोसिस में बदल जाएगी, और वही कंडीशन आगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जब कीटोन्स बढ़ेगी तो उस कंडीशन में जो ब्लड की पीएच है वो कम हो जाएगी, और उसको एसिडोसिस की कंडीशन होगी, इसलिए इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी बोलते हैं। ओके, ये पैथोफिजियोलॉजी है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, डायबिटीज की मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट की बात करें तो यही है कि चेक ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। पहले तो हमको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, तो उसकी ब्लड शुगर है उसको मॉनिटरिंग करना है, हर 2 घंटे पे उसका ब्लड शुगर चेक करना है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, उसका 24 आवर का जब हम शुगर देखेंगे कि इसका शुगर मिनिमम कितना रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है और औसत कितना रहता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग ज़रूरी है। फिर है कि अगर उसको शुगर निकलती है, मान लीजिए डायबिटिक मेलाइटिस है, तो उस कंडीशन में कुछ ड्रग्स होती है जो कि ओरल इंटेक करवाएंगे। उसका जैसे एग्जांपल है, टैबलेट्स है मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, सीटागैप्टिलिन और पियोगिटाबजोन। तो ये टैबलेट्स होती है जिनको प्रेस्क्राइब करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब ये सब टैबलेट है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। इसके बाद होती है कि इंसुलिन के कुछ इंजेक्शंस आते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन होते हैं अलग अलग। ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन अलग होता है, लेंटस अलग होता है, इस तरह से अलग अलग टाइप के इंसुलिन आते हैं, ठीक है। एक्ट्रापिड है। तो ये इंसुलिन क्या होता है कि इनकी सबकी टाइम वर्किंग है, ड्यूरेशंस वो सबका अलग अलग होता है कि किसी का टाइम 3 घंटे होता है, किसी का टाइम टोटली 12 घंटे होता है। जैसे लेंटस आता है उसको मोस्ट ऑफ नाइट में दिया जाता है, क्योंकि इसका टाइम होता है, वो ड्यूरेशन है, वो बॉडी में एक बार लगा दिया जाता है, तो ये 10 से 12 घंटे वर्क करता है। इसलिए इसको रात को दिया जाता है ताकि पूरी नाइट ये कवर कर सके, शुगर को बढ़ने नहीं दे, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं दे। इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंसुलिन होती है और डिफरेंट टाइप के इसके ड्यूरेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओके, क्योंकि उनका पीक टाइम भी अलग होता है और उनका ड्यूरेशंस भी अलग होता है। इसके अलावा क्या करना चाहिए अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हुआ, तो डू एवरी डे योगा एंड एक्सरसाइज। उसको हमको उसकी फिजिकल एक्टिविटी करवाना है। उसको बोलना है कि आपको रोज़ सुबह एक्सरसाइज करनी है और योगा करना है, ताकि हो सकता है कि कोई सेल है वो वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से सेल वापस रीजनरेट हो और वो वर्क करना स्टार्ट कर दे, ठीक। उसके अलावा और जो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो ग्लूकोज होगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी, वो भी बर्न हो जाएगी, ठीक है। मेंटेन बॉडी वेट, ठीक है। तो ओबेसिटी हमने एक रीज़न बताया था कि ओबेसिटी भी एक मेन कोज होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। तो मैनेजमेंट है कि उसकी जो ओबेसिटी है, ओवरवेट है, उसको कम करना है। तो अकॉर्डिंग टू BMI उसको मेंटेन करना है। डू नॉट टेक स्ट्रेस। पेशेंट को बोलना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आजकल आम चीज़ है स्ट्रेस की वजह से कई बार हमारे रिसेप्टर्स वो रेसिस्ट हो जाते हैं। बॉडी में बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से वर्क नहीं करते हैं। तो उसको बोलना है पेशेंट को कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, नींद लेनी है, स्लीप लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। क्वाइट स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अगर वो स्मोकिंग करता है और एल्कोहल ले रहा है तो उसको बोलना है कि पेशेंट को कि आपको स्मोकिंग और एल्कोहल को बिल्कुल क्वाइट करना है, क्योंकि ये भी एक रीजन्स हो सकते हैं कि ऑर्गन को डैमेज कर रहे हो। ओके, गेट एडिक्वेट स्लीप। अभी बताया कि अगर वो पेशेंट प्रॉपर नींद लेगा तो उसके हार्मोन्स हैं, उसके जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से वर्क करेगी। टेक प्रॉपर मेडिकेशन। अगर उसको कोई मेडिकेशन दी गई है तो उसको समय के साथ पर डे रोज़ लेना है। अगर मिस करेंगे तो हो सकता है भविष्य में डायबिटीज़ मेलाइटिस है
वो अपना एक उग्र रूप भी ले सकती है। तो जिसमें हमने बताया कि उसको न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को बताना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो आपको प्रॉपर मेडिसिन लेना है और टेक शुगर फ्री डाइट। यस, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को सबसे जो डिजीज़ जिस कारण से हो रही थी, शुगर की वजह से हो रही थी, अब हम कितनी भी दवाइयाँ खा लें, पेशेंट ने मीठा खाना नहीं छोड़ा, शादी में जा रहा है, दबा के वहाँ पे बर्फ़ी उठा रहा है, मीठे पे मीठे ले रहा है, तो कितनी भी वो पेशेंट दवाई खा ले, इंसुलिन ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको शुगर फ्री के लिए बोलना है कि जो भी डाइट ले वो शुगर फ्री डाइट ले, और जो भी मीठी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दे, और साथ में चेंज लाइफ स्टाइल, और उसको अपनी लाइफ स्टाइल है वो चेंज करने के लिए बोलेंगे कि अगर वो पर्सन ऐसा है कि उसका कोई ऐसा वर्क है कि जिसमें वो लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह बैठा रहता है या फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, तो उसमें ये बोलेंगे कि उसको अपना थोड़ा समय निकालना रहेगा कि ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी करे, जिससे कि वो अच्छे से अपने जो लाइफ साइकिल है उसको चेंज कर सके और अपनी जो डिजीज़ है उस पर कंट्रोल कर सके। तो धन्यवाद, आपको बताया गया। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिस पे हमने बात की है। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इससे जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो आप हमारे चैनल पे या फिर हमारे जो नंबर है, इंक्वायरी कॉन्टैक्ट नंबर है जो नीचे दिए गए हैं, इस पे भी आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी आप अपना कोई भी क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर दें, और आप अपना फीडबैक ज़रूर डालें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डालें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपको आगे किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन हो कि आपको इस टॉपिक पे क्लास चाहिए तो वो टॉपिक हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। और सभी लोगों का धन्यवाद, और आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और हम मिलेंगे जल्दी ही एक नई क्लास के साथ में आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।